इम्प्लांट्स में बॉडी के अंदर कुछ इम्प्लांट कर देंगे, उस वजह से क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी स्टॉप अवॉइड हो जाएगी, ठीक है। नोर प्लांट जिसको बोलते हैं नोर प्लांट, ये सिलेस्ट, इसके अंदर जो मटेरियल यूज किया जाता है वो सिलेस्टिक होता है। कैसा होता है, सिलेस्टिक मटेरियल होता है। इसके अंदर ये रोड 2 रोड्स भी आती हैं और 6 रोड्स के अंदर भी अवेलेबल होता है, ठीक है। इसको फोरआर्म पे सब डर्मिनली लगाया जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो नोर प्लांट है उसको कहाँ पे प्लेसमेंट किया जाता है, सब डर्मिनली यूज करते हैं, और वो भी कहाँ पे, फोर आर्म पे। बेसिकली जो आपका फोर आर्म है ये वाला, इस पार्ट पे फोर आर्म पे सब डर्मिनली इसको इम्प्लांट किया जाता है। ये 2 रोड में भी अवेलेबल है और 6 में भी अवेलेबल है। तो इम्प्लांट्स के अंदर बात की अपने नोर प्लांट की। नेक्स्ट है मिसलेनियस के अंदर अपने बात की थी टुडे। टुडे ब्रांड नेम है किसका, वेजाइनल स्पंज का। किसका स्टूडेंट, वेजाइनल स्पंज का क्या है, ब्रांड नेम है टुडे। टुडे नाम से आता है। और इसके अंदर स्पर्मिसिडल जो यूज किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि जो स्पर्मिसिडल यूज किया जाता है स्पंज के अंदर वो होता है नोनोक्सिनोल 9। क्या होता है, नोनोक्सिनोल 9 यूज किया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, नोनोक्सिनोल 9। नेक्स्ट है गोसिपोल। गोसिपोल काफी स्टूडेंट पहली बार भी सुन रहे होंगे। गोसिपोल क्या है, गोसिपोल, गोसिपोल ये चाइनीज जो प्लांट है, चाइनीज प्लांट है, वहां से इसको लिया गया। चाइनीज प्लांट सीड आते हैं, ठीक है, बीज होते हैं, उनसे इसको बनाया गया है, ठीक है, गोसिपोल। तो ये मेल कॉन्ट्रासेप्टिव है, फीमेल नहीं है। देखो मेन चीज है ये कि गोसिपोल इज ए, एग्जाम में आ जाएगा ऑप्शन में, मेल कॉन्ट्रासेप्टिव, फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। तो ये एक मेल कॉन्ट्रासेप्टिव है, आपको ये याद रखना है। कैसा है, मेल कॉन्ट्रासेप्टिव। और ये क्या करता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया होती है उसको इनहिबिट करता है। जो गोसिपोल है, गोसिपोल क्या करता है, मेल के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया है उसको स्टॉप कर देता है। और इसका साइड इफेक्ट जो होता है वो होता है परमानेंट एंजियोस्पर्मिया। परमानेंट एंजियोस्पर्मिया मींस स्पर्म का एब्सेंट हो जाना, परमानेंट, ठीक है। तो परमानेंट एंजियोस्पर्मिया, ठीक है, ये आपको ये जो बेसिक जो क्वेश्चन पढ़ते हैं बनते हैं गोसिपोल पे, वही आपको बताए गए हैं, ठीक है। अपने को ज्यादा और बर्डन नहीं करना है अपने मैटर को, अपने को शॉर्ट कंसाइज में वही पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको यह याद रखना है, गोसिपोल मेल कॉन्ट्रासेप्टिव है, स्पर्मेटोजेनेसिस को इनहिबिट करता है और इसका साइड इफेक्ट है परमानेंट एंजियोस्पर्मिया। नेक्स्ट है सेंट क्रोमेन। क्या है, सेंट क्रोमेन, जो कि छाया नाम से अवेलेबल है मार्केट में, छाया नाम से, ठीक है। ये फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव है। मेन चीज तो सेंट क्रोमेन लिखा हुआ है, मेन लिखा हुआ है, इट मींस ऐसा नहीं है कि ये मेन के अंदर यूज करते हैं, ठीक है, ये फीमेल के अंदर यूज किया जाता है। और ये वीकली पिल, हफ्ते में एक बार लेनी होती है। और ये कैसा है, नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये काफी बार आ चुका है कि ये कैसा है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई स्टेरॉइड नहीं है, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई स्टेरॉइड नहीं है। और इसके अंदर जो केमिकल होता है वो कौन सा यूज लिया जाता है, और मिलोक्सीफेन, और मिलोक्सीफेन। ये इसके अंदर क्या होता है, केमिकल होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि छाया के अंदर जिसको सेंट क्रोमेन बोला गया उसके अंदर कौन सा केमिकल होता है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं उनको ये टारगेट करती है, ये सेंट क्रोमेन। तो इसको बोलते हैं SERM, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। नेक्स्ट है ये लो कॉम्प्लायंस। लो कॉम्प्लायंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, लो कॉम्प्लायंस मतलब इसके जो रिजल्ट्स क्या है, इसके अच्छे नहीं है, ठीक है, इसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं है। इस देखा गया इसके यूज होने से क्या होता है, ये वीकली पिल ली जाती है, हफ्ते में एक बार ली जाती है। इसकी वजह से क्या देखने को मिला, जो फीमेल ले रही है उसको लेना भूल जाती है, इस पिल को लेना भूल जाती है, क्योंकि वो हफ्ते में एक बार ले रही है। तो इसकी वजह से इसके क्या है, फेलियर रेट ज्यादा है, लो कॉम्प्लायंस है इसकी। नेक्स्ट है डेवलप बाय, हाँ डेवलप किसने डेवलप की, CDRA, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ के अंदर है। लखनऊ कहाँ, यूपी के अंदर, इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे इसको बनाया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो छाया इज द न्यू ब्रांड नेम फॉर सेंट क्रोमेन। जो सेंट क्रोमेन है
इसको ये पहले किस नाम से आती थी, ये सहेली नाम से आती थी स्टूडेंट, आपने पढ़ा होगा सहेली। तो सहेली ही किसका नेम था, पहले छाया का नाम था, ठीक है। छाया क्या है, न्यू ब्रांड नेम है सेंट क्रोमेन का, और ये पहले किस नाम से आती थी, सहेली नाम से आती थी, जो अब किस नाम से आ रही है, छाया नाम से आ रही है। नेक्स्ट है परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन। अभी तक अपन ने पढ़ा कौन सा, टेम्परेरी। टेम्परेरी के अंदर अपने क्या क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, नेचुरल पढ़ा, नेचुरल मेथड, नेचुरल के बाद अपने बैरियर मेथड पढ़े, बैरियर मेथड के बाद अपने आईयूडी पढ़ा, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस पढ़ा, उसके साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, रिलेटिव, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, मोड ऑफ एक्शन अपन ने पढ़ा। फिर अपन ने बात की ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की, उसके मोड ऑफ एक्शन की बात की, कॉन्ट्राइंडिकेशन, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, साइड इफेक्ट, इन सब की बात की, ठीक है। उसके बाद अपन ने इंजेक्टेबल की बात की, इंजेक्टेबल पढ़ा, ठीक है। इंजेक्टेबल में डीएमपी पढ़ा, एनईटी, ईएन पढ़ा। उसके बाद में अपन ने गोसीपोल पढ़ा, ठीक है, इम्प्लांट्स पढ़े। तो ये सब किसके अंदर, ये सेंट्रोमेन, ये सब किसके अंदर आ रहे हैं, ये सब टेम्परेरी के अंदर आ रहे हैं, टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्शन। अब अपन बात कर रहे हैं परमानेंट। परमानेंट मीन्स पूरी तरह से कॉन्ट्रासेप्शन, स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। परमानेंट स्टेरिलाइजेशन के अंदर फीमेल के अंदर जो की जाती है वो ट्यूबेक्टोमी की जाती है। जो टेक्निक यूज करते हैं ट्यूबेक्टोमी के लिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। कौन सी यूज करते हैं, मोस्ट कॉमनली मॉडिफाइड पोमेरेस टेक्निक, जो अभी यूज की जाती है, मॉडिफाइड पोमेरेस टेक्निक यूज की जाती है। इससे क्या हो जाता है, इमीडिएट स्टेरिलिटी हो जाती है, तुरंत बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर मतलब फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। हॉट स्पॉट, तुरंत इमीडिएट स्टेरिलिटी देखने को मिलेगी। मॉडिफाइड पोमेरेस टेक्निक ट्यूबेक्टोमी फीमेल के अंदर, और मेल के अंदर वैसेक्टोमी, और इसके अंदर यूज करते हैं एनएसवी, नॉन स्काल्पल वैसेक्टोमी, मतलब बिना स्काल्प के यूज किए वैसेक्टोमी की जाती है, नॉन स्काल्पल वैसेक्टोमी, एनएसवी बोलते हैं इसको, एनएसवी, ठीक है। स्टेराइल आफ्टर 30 एजुकेशन। बट बेसिक डिफरेंस क्या है इसमें, देखो ट्यूबेक्टोमी के अंदर तो इमीडिएट स्टेरिलिटी देखने को मिलती है, बट वैसेक्टोमी में 8 to 9 वीक्स के बाद में, 8 to 9 वीक के बाद में क्या देखने को मिलती है, स्टेरिलिटी देखने को मिलती है। 8 to 9 वीक्स इट मींस आपके हो गए 4 एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स, ठीक है। और 30 इजेकुलेशन, पेशेंट के 30 इजेकुलेशन होने के बाद में पेशेंट के अंदर स्टेरिलिटी डेवलप होगी। उससे पहले उसको क्या यूज करने, 8 to 9 वीक्स तक आफ्टर वैसेक्टोमी मेल को कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज करने हैं, जैसे कॉन्डम यूज करना है, बैरियर मेथड यूज करना है, ठीक है। अन्यथा क्या हो सकता है, उसके प्रेग्नेंट हो सकता है, प्रेगनेंसी अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। ऐसे केस में आप ऐसे नहीं बोलोगे कि वैसेक्टोमी फेलियर हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके कुछ नियम है, ठीक है, आपको प्रिकॉशंस अपनाने ही हैं। ऐसे केस में आपने मान लो यदि 8 to 9 वीक से पहले यदि कोई पर्सन है जो कि 8 to 9 वीक पहले ही यदि उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स कोर्स किया, उसने किसी भी प्रकार कोई बैरियर यूज नहीं किया, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है लेडी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर नियम है कि 8 to 9 वीक्स तक कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना ही करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वैसेक्टोमी हो गया तो तुरंत बाद में सेक्सुअल इंटरकोर्स बिना बैरियर मेथड के हो सके, ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो इमीडिएट स्टेरिलिटी ट्यूबेक्टोमी की अंदर देखने को मिलती है, और वैसेक्टोमी के बाद 30 इजेकुलेशन के बाद में स्टेरिलिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, ये आपके सामने इमेज है, पोमरेज का है। पोमरेज जो टेक्निक अपन ने देखी अभी, पोमेरा टेक्निक, ये किसके लिए, ट्यूबेक्टोमी के लिए यूज करते हैं, ट्यूबेक्टोमी। इसमें क्या किया अपन ने, सबसे पहले देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला ये देखना आपको, ये ठीक है। इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, जो ये टेलेपियन ट्यूब है, टेलेपियन ट्यूब को बेबकोक से पकड़ रहे हैं, ठीक है। ये बेबकोक है, बेबकोक फोर्सेप्स से होल्ड किया, क्योंकि जो ट्यूब लाइट ये ट्रोमा नहीं करती, होल्ड करने के काम आते हैं। बेबकोक क्या करता है, टेलेपियन ट्यूब को होल्ड करके रखेगा। फिर क्या करना है, सूत्र से क्या करना है, टाई कर देना है, यहाँ बांध देना है, होल्ड करके, ये सेकेंड स्टेप हो गई। फिर ये कट करना है, ठीक है, इस तरह से कट कर देना है, तब फिर बाद में इस तरह से हो जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं मॉडिफाइड पोमरेज टेक्निक, ये ट्यूबेक्टोमी के लिए फीमेल के अंदर यूज करते हैं, जिसकी वजह से इमीडिएट स्टेरिलिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें एश्योर टेक्निक। एश्योर टेक्निक अपने पढ़ा था
परमानेंट के अंदर एसओ टेक्निक क्या होता है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये आपके ये फेलोपियन ट्यूब है, इसके अंदर ऐसे स्प्रिंग टाइप में क्या करते हैं, स्प्रिंग टाइप में होता है ये एसओ, इसको एसओ डिवाइस बोलते हैं, इसको अंदर फिट कर दिया जाता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। इस वजह से क्या होता है, ये स्प्रिंग की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एडेशंस डेवलप हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डेवलप एडेशन, क्लियर है, एडेशंस डेवलप हो जाएंगे। और ये एडेशन आपको पता है तुरंत तो होंगे नहीं, इसलिए इसके इस एश्योर की वजह से भी इमीडिएट स्टेरिलिटी नहीं होगी, ठीक है। एडेशंस डेवलप होंगे मतलब ट्यूब चिपक जाएगी, देखो मेन तो जैसे यही है ना, ट्यूब बंद होनी चाहिए, तो एडेशंस डेवलप हो जाएंगे, तो उसके अंदर समय लगेगा, कितना समय लगेगा, 5 to 6 वीक्स, 5 to 6 वीक्स लगेगा। और इसको पता करने के लिए अपने को हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी करवाना है टाइम टू टाइम, ठीक है, हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी। हिस्टेरो वर्ड किसके लिए यूज करते हैं अपन, यूट्रस, और साल्पिंजो किसके लिए यूज करते हैं, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, साल्पिंजोग्राफी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है HSG, तो इंसर्टेड इनटू फेलोपियन ट्यूब में, ये एसओ डिवाइस है, स्प्रिंग जैसा होता है, ये फेलोपियन ट्यूब में इंसर्ट करना होता है, तो उस वजह से फेलोपियन ट्यूब में एडेशंस डेवलप हो जाते हैं। और डू HSG आफ्टर 6 वीक, 6 वीक के बाद में आपको हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी करवानी है, ठीक है, यूट्रस और साल्पिंज को आपको देखना है, चेक करवाना है, ताकि पता लग सके कि ट्यूब की पेटेंसी है या नहीं है, होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ट्यूबल पेटेंसी को चेक करने के लिए आफ्टर 6 वीक अपन एसओ टेक्निक के अंदर HSG करवाएंगे, क्लियर है। तो ये आपके मेथड हो गए, परमानेंट हो गए, टेम्परेरी हो गए। अब बात करते हैं आपके सामने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन आपने पढ़ा होगा कि बेहतर 72 आवर्स के अंदर अंदर टेबलेट लेनी होती है, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ, ये सुना होगा। चॉइस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है इसके अंदर, लेवेनोगेस्ट्रोल, क्या होता है इसके अंदर, लेवेनोगेस्ट्रोल होता है, ये आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अंदर कितना mg होता है, 1.5 mg सिंगल डोज, सिंगल डोज के अंदर 1.5 mg होता है, और यूज करना है विदिन 70 हॉर्स के अंदर, विदिन 70 हॉर्स के अंदर। आप अनवांटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए विदिन 72 आवर्स के अंदर क्या यूज करना है, 1.5 mg लेवोनोर्गेस्ट्रोल सिंगल डोज लेना होता है, ठीक है। अदर बात करें तो माइफेप्रिस्टोन 10 mg स्टेट, यदि लेवोनोर्गेस्ट्रोल नहीं है अवेलेबल, ऐसी कंडीशन में मिफिप्रोस्टोन, मिफिप्रोस्टोन क्या होता है, एंटी प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है, एंटी प्रोजेस्टेरोन जिसको बोलते हैं मिफिप्रोस्टोन, ठीक है। ये 10 mg स्टेट, स्टेट मींस तुरंत, ठीक है, स्टेट मींस भी काफी बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, स्टेट मींस क्या होता है, तुरंत, और उसी समय में देना, ठीक है, जब उसको स्टेट, ठीक है। मिजोप्रोस्टोल भी देना है, ठीक है, ये अदर्स के अंदर है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर, ये दोनों भी 72 आवर्स के अंदर यूज लेनी है, 72 आवर्स के अंदर यूज करना है, ठीक है, दोनों मिजोप्रोस्टोल और मिफिप्रोस्टोल। पर इंट्रायूटेराइन डिवाइस ये अप टू 5 डेज तक अपन लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं अप टू 5 डेज तक, यदि अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है, उस कंडीशन को रोकने के लिए अप टू 5 डेज तक इंट्रायूटेराइन डिवाइस एप्लीकेबल है, ठीक है, ये काम करेगी अच्छे से। नेक्स्ट बात करें मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट, MTP एक्ट आपने पढ़ा होगा, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट। MTP एक्ट कब आया था स्टूडेंट, 1971 के अंदर, और ये फोर्स में कब हुआ, लागू कब हुआ, ये लागू हुआ फिर 1972 के अंदर, ठीक है, ये फोर्स में हुआ, फोर्स में आया, लागू हुआ, और 97 के अंदर ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो MTP एक्ट के अंदर ये दो क्वेश्चन बनते हैं कि ये 1971 के अंदर तो स्टार्ट हुआ, और 1971 के अंदर आया, और 1972 के अंदर ये लागू हुआ, ठीक है। तो व्हेन MTP कैन बी परफॉर्म, कौन कौन सी कंडीशंस में MTP करना चाहिए, तो बात करें सोशल इशू, सामाजिक इशू, जैसे कि बात करें रेप,
फीमेल का रेप कंडीशन होती है तो उसके अंदर ये किसके अंदर आता है, सोशल कॉज के अंदर आता है, ठीक है। सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय हुआ, किसी लड़की के साथ सामाजिक अन्याय हुआ, रेप क्या है, एक सामाजिक अन्याय है, ऐसी कंडीशन में एमटीपी टर्न होता है। एमटीपी मींस ये किसके अंदर आता है, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट। इट मींस ये एबॉर्शन किसके अंदर आता है, ये एबॉर्शन करवाना होता है इसके अंदर, और इसके 20 वीक के अंदर, ठीक है, 20 वीक्स के बाद में एबॉर्शन नहीं करवा सकते, ये एमटीपी एक्ट के अंदर आता है, ठीक है। 20 वीक्स के अंदर क्या करना है, अपने को एबॉर्शन करवाना है, ठीक है। तो एक होता है कोज, होता है ह्यूमैनिटेरियन कोज, मानवता के आधार पे, फीमेल नॉट एप्रोप्रिएट मेंटल हेल्थ, यदि किसी फीमेल की मेंटल हेल्थ सही नहीं है, वो साइकेट्रिक पेशेंट है, वो अपने बच्चे को केयर नहीं कर सकती, ठीक है, हैंडल नहीं कर सकती, ऐसे केस में भी अपने को एमटीपी करना होता है। नेक्स्ट है यूजेनिक, जैसे भी कोई भी जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी, बच्चे के अंदर डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम पता है आपको 21 क्रोमोसोम की वजह से होता है, टाउ सिंड्रोम 13 क्रोमोसोम एब्नॉर्मलिटी, एडवार्ड सिंड्रोम है 18 नंबर क्रोमोसोम, तो ये एब्नॉर्मलिटी है, ठीक है। इनको जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी को रोकने के लिए भी ये इसको बोलते हैं यूजेनिक कोज। ऐसी कंडीशंस में यदि आपने यूएसजी सोनोग्राफी करवा ली, यदि आपको पता है कि बच्चे के अंदर एब्नॉर्मलिटी है, तो बच्चा किस काम का, ठीक है, आगे जाके उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा, तो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए एमटीपी एक्ट के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, अंडर 20 वीक के अंदर एबॉर्शन करवा सकते हैं। और थेराप्यूटिक लाइफ सेविंग प्रोसीजर फॉर मदर, यदि मदर के कोई हाइपरटेंसिव प्रॉब्लम है, कार्डियक रीनल प्रॉब्लम है, ऐसी कंडीशंस में भी क्या करना है, एबॉर्शन करवाना है। नेक्स्ट बात करें, हु कैन परफॉर्म एमटीपी, एमटीपी कौन परफॉर्म करता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड होना चाहिए, कोई भी जो भी प्रैक्टिशनर कर रहा है एमटीपी वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, और असिस्टेड एटलीस्ट मोर देन 25 मेडिकल टर्मिनेशन, ठीक है, एमटीपी किया हुआ होना चाहिए 25 से ज़्यादा, ठीक है, मोर देन 25 से ज़्यादा असिस्ट किया हुआ होना चाहिए, और 6 मंथ की ट्रेनिंग एट हाउस एंड रेजिडेंस, कहीं पे यदि वो जॉब कर रहा है तो उसको 6 महीने की ट्रेनिंग होनी चाहिए कम से कम एमटीपी के अंदर। नेक्स्ट है, या फिर उसको ओबीसी के अंदर, ऑब्स गायनी के अंदर स्पेशलिटी होनी चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं, यदि ये रिक्वायरमेंट्स कोई भी पर्सन फुलफिल करता है तो ही और सी इज एबल फॉर टू डू एमटीपी। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है वेयर टू परफॉर्म, अभी पढ़ लिया हु टू परफॉर्म, कौन परफॉर्म कर सकता है, अब बात करें कहाँ कर सकते हैं एमटीपी। घर में तो करना नहीं है, तो एलिजिबल जो जगह है वो होती है गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लेस होना चाहिए। देखो गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लेस होना चाहिए, शुड हैव प्रोविजन फॉर ओपन लेप्रोटोमी और एनी मेजर गायनिकोलॉजिकल सर्जरी, जहाँ पे अपन गायनिकोलॉजिकल सर्जरी कर सकते हैं, तो ऐसी जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव की हुई जगह होनी चाहिए। टाइमिंग क्या होती है, वो एमटीपी की जो टाइमिंग होती है, यदि लेस देन 12 वीक ऑफ गेस्टेशन, यदि 12 वीक से कम की प्रेगनेंसी है, तो ऐसी कंडीशन में आप एक डॉक्टर की सलाह लेंगे, सिंगल डॉक्टर कैन डू। यदि प्रेगनेंसी मोर देन 12 वीक टू लेस देन 20 वीक, ऐसी कंडीशन में 2 डॉक्टर्स कंसल्टेशन मस्ट नेसेसरी। यदि 12 से 20 वीक्स के बीच की यदि प्रेगनेंसी है, ऐसे में 2 डॉक्टर्स की कंसल्टेशन जरूरी है। यदि लेस देन 12 वीक है, ठीक है, प्रेगनेंसी, ऐसी कंडीशन में सिंगल डॉक्टर कंसल्ट कर सकता है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ एमटीपी, एमटीपी के मेथड्स की बात करें तो मेथड ऑफ चॉइस की बात करें, आपके क्वेश्चन आता है कि मेथड ऑफ चॉइस कौन सा होगा, सक्शन एंड इवोक्यूशन। सक्शन एंड इवोक्यूशन क्या मेथड ऑफ चॉइस है किसके अंतर्गत, एमटीपी के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करें मेडिकल मेथड के अंदर बात करें तो लेस 6 to 7 वीक्स की यदि प्रेगनेंसी है, ऐसे कंडीशन में मेडिकल मेथड यूज करेंगे, मेडिकल मेथड यूज करेंगे यदि 6 to 7 वीक की प्रेगनेंसी है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा ओवुलर और इंट्राएम्नियोटिक जो अपन इंस्टिलेशन करते हैं, ठीक है, एबॉर्शन के लिए, तो उसके अंदर आता है एक तो इथाक्रेडिन लैक्टेट और हाइपरटोनिक सेलाइन, इथाक्रेडिन लैक्टेट और हाइपोटोनिक सेलाइन। स्टूडेंट्स इस एमटीपी को अपन ऑब्स गायनिक के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, बट एज ए सीएचओ एग्जाम अदर ये बात करें अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अकॉर्डिंग, ये इसके अंदर कंसाइज में आपको पढ़ाया जाएगा। ये बेसिक जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं
वो यही है। डिटेल में अपन ऑप्स गायनिक के अंदर पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट बात करें फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। जो चांसेस फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के हैं, कॉन्डम के कितने इफेक्टिव हैं? इफेक्टिव स्टेरिलाइजेशन 50% इफेक्टिव होता है, ठीक है। आईयूडी 95% इफेक्टिव और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यदि क्वेश्चन आ जाए तो आपका राइट होगा 100% इफेक्टिव, ठीक है। इफेक्टिव स्टेरिलाइजेशन की बात करें। नेक्स्ट है फेलियर रेट असेस्ड बाय, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि फेलियर कॉन्ट्रासेप्शन की जो फेलियर रेट है उसको किसके माध्यम से असेस किया जाता है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है एकदम सिंपली, ठीक है। तो फेलियर रेट किससे असेस किया जाता है? पर्ल इंडेक्स से। किसके द्वारा? पर्ल इंडेक्स से असेस किया जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव का फेलियर रेट। नेक्स्ट है लाइट टेबल एनालिसिस, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं पर्ल इंडेक्स होता क्या है? पर्ल इंडेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसके अंदर क्या होता है? नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी अपॉन टोटल वुमेन ईयर्स ऑफ एक्सपोजर, ठीक है। तो इस तरह से ये मेथड होता है पर्ल इंडेक्स का चेक करने का। तो आपको बेसिकली याद रखना कि पर्ल इंडेक्स किसके लिए यूज किया जाता है। आपके बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको ज्यादा डिटेल में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर्ल इंडेक्स किसके लिए यूज करते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव की एफिकेसी के लिए चेक करते हैं। नेक्स्ट है पर्ल इंडेक्स कॉन्डम की कितनी होती है, आप ये याद रख लो, ठीक है। बेसिक है, ये याद रख लो कि कॉन्डम्स की होती है 4 to 40%, आईयूडी की 0.4 to 1.5%, मरीना की 0.3% पर 100 वुमेन, ठीक है, ईयर एक्सपोजर। WYE का मतलब क्या होगा? वुमेन ईयर एक्सपोजर। नेक्स्ट है OCD की होती है 0.05 to 0.9% या फिर लेस देन 0.1%। तो ये पर्ल इंडेक्स है डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की, डिफरेंट एजेंट की डिफरेंट पर्ल इंडेक्स है। नेक्स्ट बात करें, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये चॉइस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन डिफरेंट सिनेरियोज। ये क्वेश्चन एग्जाम काफी स्टूडेंट्स की काफी बार पुटअप्स होते हैं फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए कि ऐसे कंडीशन में क्या कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइस रहेगा। तो चॉइस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन डिफरेंट सिनेरियोज, यदि फीमेल में यदि मैरिड है और सेक्सुअली एक्टिव पर्सन है, ठीक है, सेक्सुअली एक्टिव और मैरिड है, तो ऐसे कंडीशन में बैरियर और OCP इज कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस, ठीक है। बैरियर जैसे कॉन्डम और OCP अपन ने मालाडी पढ़ा। मैरिड वांट्स टू डिले चिल्ड्रन, ठीक है, एक शादी हुई है अभी जस्ट, ठीक है, दो कपल हैं जिनके अभी जस्ट शादी हुई है और वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे देरी से हों, ठीक है, डिले हैं। तो ऐसे में जो चॉइस है कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस है वो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है, OCP न्यूली पेरेस। देखो यहाँ पे लिखा है न्यूली पेरेस, मैरिड है बट न्यूली पेरेस है, अभी कोई बच्चा नहीं है, कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई है, न्यूली पेरेस है और वो डिले चाहते हैं, बच्चा देरी से चाहते हैं, तो ओरल OCP। नेक्स्ट है मैरिड वन चाइल्ड, एक बच्चा है, शादी हो गई है, एक बच्चा है, अब वो चाहते हैं दूसरे बच्चे में गैप चाहते हैं, तो ऐसे में आईयूडी इंट्रा यूट्रेन डिवाइस अपन ने पढ़ा, कोपर्टी, क्रिएटी, ये सब क्या है, ठीक है, आईयूडी सेकंड जनरेशन के अंदर आते हैं। कोपर्टी किसके अंदर आते हैं? सेकंड जनरेशन के अंदर। फिर नेक्स्ट बात करें, यदि इमीडिएट पोस्टमार्टम, यदि बात करें कि अभी डिलीवरी हुई है, जस्ट बच्चे की डिलीवरी हुई है, उस दौरान 2 वीक्स के दौरान POP प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, मिनी पिल जिसको बोलते हैं, इमीडिएट पोस्टमार्टम, ये चॉइस है। नेक्स्ट है आईयूडी इंट्रा यूट्रेन डिवाइस विद प्रेगनेंसी, तो आईयूडी प्लस कंसेंट इज हाईएस्ट रिस्क इन प्रेगनेंसी, आईयूडी डिस्प्लेस रिमूवल ऑफ आईयूडी। आईयूडी यदि प्रेगनेंसी के साथ लगा दोगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अपनी जगह पे रह जाएगी, तो कंसेंट लेना हाई रिस्क है प्रेगनेंसी के, और आईयूडी यदि डिस्प्लेस हो जाती है, ठीक है, अपनी जगह से हट जाती है, तो ऐसी कंडीशन में रिमूव कर लेना है, आईयूडी को हटा देना है, ठीक है, यदि आईयूडी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्टिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।